He's looking so blurred today. Join the computer audio कर लिया आपने? हाँ क्या? तो भगवान जैसी दिख रही है पीछे से सिर्फ फ्लैश आ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। कैसा दिल्ली में? मुंबई, हाँ सही बात है। मुंबई पानी वानी गिर रहा है? हाँ, बारिश हो रही है, ऑरेंज अलर्ट है। हाँ इस समय और तो बताइए सर आप। बस ठीक ठाक है। सब लोगों का मन एपीआई की तरफ ज्यादा जा रहा है। हाँ चाइना पे से डिपेंडेंसी खत्म करनी। हाँ बिल्कुल। हाँ गवर्नमेंट ने भी एपीआई के लिए काफी फंड दिया है अभी। हाँ तो एक्चुअली वो ईश्वर रेड्डी साहब का सुना था वेबिनार मैंने। हाँ मीटिंग हुई थी। हम्म आई हैव अटेंडेड। तो कुछ करें, हम भी सोच रहे हैं ऐसा उसी डायरेक्शन में कुछ करें, आगे बढ़े।
और बाकी आपके हिसाब से कैसा चल रहा है बाकी सर? बाकी बढ़िया है। अभी तो हालांकि जो मतलब जो नॉर्मल रूटीन इंस्पेक्शन है वो सभी बंद हैं। केवल वही कोविड से रिलेटेड जो इंस्पेक्शन है या किसी की एजेंसी है, एक्सपोर्ट ऑर्डर रुका हुआ है, तो हाँ, वही हो रहे अब क्या हैं। सब जगह 20-30% के साथ में वर्कर्स के साथ में भी चालू करने का बोला हुआ था पहले भी। 20 वर्कर्स ही अलाउ किए थे इन्होंने एमपी इंदौर में, तो क्या आप 20 वर्कर के साथ चालू कर सकते हैं इंडस्ट्री। तो हमने जाके एक बार समझाया भी था कि साहब 20 वर्कर में क्या होगा फार्मा इंडस्ट्री में। अभी अपने यहाँ रोबोटिक्स का काम ज्यादा नहीं है बिल्कुल। स्मॉल स्केल सेक्टर में। अभी हमारे यहाँ पर केवल ये डेस्कटॉप रिव्यू के बेस पे ही मतलब लाइसेंसिंग और अप्रूवल दिया जा रहा है मुंबई में। अभी ऑन साइट इंस्पेक्शन तो मतलब अभी तो बहुत रेयरली हो रहे हैं। जी। अच्छा, आप लोगों ने तो अभी वो लिमिट भी जो बढ़ा दी थी, जो जिनके इंस्पेक्शन ड्यू थे तो 6 महीने फर्दर आगे बढ़ा दिया। हाँ, ये इंडिया को पिक्स के अंदर लाने की बात चल रही थी कि इंडिया विल फॉलो द पिक्स। ये कब तक होने का ऐसा कुछ सोचते हैं? इसमें अभी टाइम है एक्चुअली। ये जो है ना, इसमें टाइम लगेगा। अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है कि जो ये मतलब जो कंपनियां हैं, ये कोविड के कारण जो है ना, ये काफी थोड़ा सा उनको सेटबैक था इनके लिए। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि 1-1.5 साल ये अभी पिक्स की ओर जाएंगी। फिलहाल तो WHO स्टैंडर्ड ही है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, बाकी कोई और एडिशनल ऐसी फैसिलिटी अभी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है क्या? एडिशनल फैसिलिटी मतलब अब ये कोविड का जो पीरियड है, ये तो इसमें फॉर्मुलेशंस को के लिए अगर कोई स्कीम बनाई है क्या गवर्नमेंट ने? फॉर्मुलेशन के लिए तो नहीं है, API के लिए जरूर अभी मतलब गवर्नमेंट ने ये भरूच में, गुजरात में और 1-2 जगह जो है API पार्क का प्लान है। हाँ, जो 3 पार्क का प्लान किया हुआ है। एक शायद वो हैदराबाद में है, एक भरूच गुजरात में है, और इसमें कॉमन ETP प्लान रहेगा और बाकी चीजें रहेंगी। थोड़ा सा एक्साइज में भी ड्यूटी फ्री रहेगा। अच्छा, एक्साइज में भी ड्यूटी फ्री रहेगा? हाँ हाँ। और ये API के जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, इसके अंदर ड्यूटी फ्री नहीं है? नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपका फॉर्मुलेशन और साथ में API है ना, तो अगर आप केवल कैप्टिव कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, मतलब स्वयं अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कर रहे हैं, उस केस में लिमिटेड वो रहेगा। मतलब उन्होंने स्लैब बांटे, मतलब डिवाइड किए हुए हैं। चलो जी जी, ठीक है। A very good afternoon to everyone and welcome to the national and international webinar series #ModernTalk. A very good afternoon, everyone, and welcome to the national and international webinar series #ModernTalk. Today we have with us Mr. Pushparaj Singh, Drug Inspector, Central Drug Standard Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. We also have with us our Honorable Chairman, Sir, Shri Anil Karyaji. We also have with us our Group Director, Dr. Puneet Kumar Dwivedi ji, and we also have our moderator, Dr. Naren Vyasji, Professor at Modern Institute of Pharmaceutical Sciences. So this is almost, we have in the month of June, we have already completed 28 webinar, and it is a big achievement for our organization.
Also, we have 5 international webinar in this webinar series we have already completed. So before going further, I would like to give a brief introduction about our organization, and I will take just a moment for that. My screen is visible now? Yeah. Modern Group of Institution is a leading group of premier institute in Indore affiliated to RGPV Bhopal, DAVV Indore and CBSE New Delhi, approved by AICTE New Delhi, NCTE and PCI New Delhi. Modern Group is imparting quality education in the field of pharmacy, commerce, management and education. We offer more than 8 courses in these fields: B Pharma, D Pharma, BBA, BCom, MBA and BL. Modern Group encompasses 2 leading pharmaceutical industry, Modern Lab and Nandini Medical Laboratories Private Limited. Modern Laboratories was established in 1979 by late Shri P.C. Khariaji, and Nandini Medical Laboratories was established in 1998. Both gained prestigious acclamation in All India rating of pharma industries. We also have Modern International School established in 2013. We believe in innovation and entrepreneurship, and hence we introduced MP's first pharma incubation center, that is Modern Incubation Center, in the year 2019. It is sponsored by MSME. Recently, we have received World Book of Record UK and World Record Academy USA for making largest human image of medication capsule. We are also recognizing participating institute of Unnat Bharat Abhiyan in association with IIT Delhi and MHRD Government of India. The institute also have Modern Innovation Council, which is an Institute Innovation Council, IIC, by MHRD Innovation Cell. So this was a brief introduction about our organization. Now we have our Honorable Chairman Sir, Shri Anil Khariaji with us. I request Shri Anil Khariaji to give a welcome address to our guest. Okay. Good afternoon to all. आज हमारे बीच में मिस्टर पुष्पराज सिंह हैं, जो CDSCO के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मॉडर्न टॉक जो हमारी वेबिनार की सीरीज है, और उसमें आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे यहाँ के लोगों ने, फैकल्टीज ने लिया है, जो कि एक ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह से उसकी जर्नी होती है। लोगों को, बच्चों को अपने एम तो हमेशा ऊपर ही रखने चाहिए, और जब ही वो उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जो मिस्टर पुष्पराज सिंह जी की वाइफ हैं, शी इज ऑल्सो ए ड्रग इंस्पेक्टर। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और एक सेंट्रल में है और एक इनकी वाइफ है, वो स्टेट में ड्रग इंस्पेक्टर है। और आप लोगों दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, before moving further, I would like to give a brief introduction about our guest, Mr. Pushparaj Singh ji. I hope my screen is visible now. Mr. Pushparaj Kumar Singh has started his journey from a small town, Singrauli, Madhya Pradesh. He has done his graduation, Bachelor of Pharmacy from Department of Pharmaceutical Sciences, Barkatullah University, Bhopal, MP, in the year 2006. He has done his post-graduation after cracking GATE 2006 and from R.C. Patel College of Pharmacy, Sherpur, Maharashtra, in the year 2008. He has received many scholarships and grants during his career and study. Some importance are Sir Ratan Tata Trust Scholarship for Academic Session 2004-5, MHRD GATE Scholarship for Academic Session 2006 and 8, received All India Council of Technical Education grant for M-Pharma project. He has received of rupees $10,000 to solve the global challenge on placebo response in neurobiology disorder. He has published many research articles in reputed national and international journals. He has also worked with reputed pharma companies like Cadila, Contract Research Operation, Ahmedabad, Gujarat,
and Venus Remedies Limited, Buddy HP, as assistant manager and as a clinical research scientist. From 2013 onward, Mr. Pushparaj Kumar Singh is providing his valuable services in Drug Inspector, Central Drug Standard Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, presently posted at West Zone, Mumbai, India. On behalf of entire Modern family, I would like to welcome Mr. Pushparaj Singh ji on the national and international webinar series #Modern Talk. Now, we have with us our today's moderator, Dr. Narendra Vyas ji with us. He is a professor at Modern Institute of Pharmaceutical Sciences. So now I am going to hand over the session to Ms. Dr. Narendra Vyas ji. Thank you, ma'am. Very good afternoon to all. I, Dr. Narendra Vyas, Professor, Modern Institute of Pharmaceutical Science, Indore, again like to give a warm welcome to all participants and panelists of this national and international webinar series, Modern Talk. And the title of today's webinar cum question answer session is The Journey of a Drug Inspector, Guidance and Suggestions for Pharma Experience, which is organized by Modern Group of Institution, Indore. This webinar is especially dedicated to all pharma aspirants, especially students which are pursuing their studies in pharma field. It's a moment of great honor and pleasure to be a moderator of today's webinar. I would like to offer a warm welcome to our friend, Mr. Pushparaj Kumar Singh. Welcome, sir. So let's start today's webinar. Sir, please tell us about your journey from a small town, Singrauli, to your current position as a drug inspector. Please, sir. Hi everyone. At the outset, I would like to convey my thanks and gratitude to management, Sri Anil Kharia ji, and all teaching staff, and most importantly to all the students for providing me space to explain my experience to new pharma aspirants, and I would try to make this session as interactive as possible and as simple as possible, so that everyone can enjoy and ask the question. And means as sir and madam has explained about myself, myself Pushparaj Singh. I basically belong from Sidhi, Madhya Pradesh. It's the eastern part of Madhya Pradesh, and I have did my early schooling up to 12th from Hindi medium, that is Saraswati Shish Mandir, Golbi, and thereafter I have taken admission in B Pharmacy from Department of Pharmacy, Barkatullah University, Bhopal, in the year 2002. And in 2006, I have cleared the GATE examination conducted by IIT Kharagpur. And thereafter, I have, through centralized counseling, I have got admission in North Maharashtra University, R.C. Patel College of Pharmacy, Sirpur. And I have taken admission in pharmacology. And in 2008, again, in my M.Pharm final year, I have appeared for the campus interview conducted by Cadila Pharma R&D, and I have got opportunity to work with clinical research department, and there I have worked approximately 3 years. Then I thought that I should go for the government examination in the same arena, same field. So I have appeared for the drug inspector exam conducted by UPSC, and I have cleared the written examination, then appeared for the interview at Delhi, and again I have cleared the interview, and then through training, we have been appointed here as a drug inspector. So my initial posting was at Delhi office, that is a headquarter. And thereafter I have transferred to Indore, and again we have a transfer policy of every 3 years, so again I have transferred to CDSCO West Zone office, Mumbai. So currently I am posted at West Zone Mumbai office. So this is all about my brief journey as a drug inspector. And thank you, sir, for sharing your journey. आपकी जर्नी से छात्रों को एक प्रेरणा जरूर मिलेगी कि चाहे मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश, अगर करना चाहे तो किसी भी ऊंचाई पे पहुंचा जा सकता है। मेरा अगला सवाल सर आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एज पर योर
Yeah, actually means I have prepared a slide. Can you please enable this slide sharing? So I have enabled. Okay. Is this visual? Yes, sir. Okay. So yeah. So as far as scope of pharmacy in India is concerned, generally we are knowing when we are studying at B pharmacy level or M pharmacy level, we are only knowing about the either pharmacist or as a drug inspector. Only two things we are knowing. But as I have grown, what I have found that pharmacy is like a banyan tree. और इसमें क्या है, फार्मासिस्ट के अलावा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन. इसमें एक जो इमर्जिंग फील्ड है वो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, है ना. इसके लिए आपको क्या है, बी फार्म के बाद आप एक डिप्लोमा कीजिए. वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, मुंबई में है, दिल्ली में है, अभी बेंगलोर में ओपन हुई है. ये इट्स ए 2 ईयर कोर्स. और वो करने के बाद आपको अच्छे पैकेज पे अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिलता है. उसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो फाइलिंग होती है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जो कि 200 प्लस कंट्रीज में ड्रग सप्लाई आज के समय में. तो वहां पर जो रिक्वायरमेंट है, सीटीटी का मॉड्यूल है, कैसे डोजर सबमिट करना है, कैसे क्वेरी का रिस्पांस करना है, ये सभी चीजें क्या है, ये ड्रग रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो हर एक कंपनी में एस्टेब्लिश रहता है, चाहे वो कंपनी फार्मा वालों को प्रिफर करते हैं, लेते हैं. इसके अलावा आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जिनका काम होता है कि जो डे टू डे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बनते हैं, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट होता है बैच प्रोडक्शन के बाद. इन सभी चीजों को रिव्यू करना, इसकी क्रोनोलॉजी को देख. कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप एज ए एनालिस्ट काम कर सकते हैं दवाइयों की टेस्टिंग में, है ना. इसमें आपको HPLC, GC, IR, UB ये सभी चीजें ऑपरेट करनी होती हैं. इसके अलावा आप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फॉर्मुलेशन होते हैं. जैसे कि आप देखेंगे कोई भी एक जो ड्रग है, चाहे आप पैरासीटामोल को अगर आप एग्जांपल ले लें, ये सिंपल ड्रग है, ये एक से ज्यादा डोजेज फॉर्म में आती है. तो सपोज कीजिए अगर ये टैबलेट में अवेलेबल है, आप इसको ज्यादा ईज ऑफ है ना टेकिंग ले कर रहे हैं एल्डरली पेशेंट के लिए, या फिर जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, तो आप उसका मतलब फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की उसमें जरूरत होती है. तो आप फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं. और पैरेलल आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, जहाँ पर कि आपको सॉफ्ट फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेटर के साथ में मशीन कैसे ऑपरेट करनी है, बैच को कैसे वैलिडेट करना है. इसके अलावा एकेडमिक तो है ही, क्योंकि ये भी ब्राइट फ्यूचर है. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज भी अभी ओपन हो रहे हैं और हैं एस्टेब्लिश हैं. मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में, है ना, आपको फिजी डॉक्टर से मिलना है. इफ यू हैव द साउंड नॉलेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट disease, then pharma companies are preferring those candidates who have the good communication skill and who have the good grasp on the subject knowledge of the drug and disease. Apart from that, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, है ना. ये दिस इज द एंट्री पॉइंट इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट में रेगुलेटरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ ये फिलहाल, के बाद फिर, है ना, आप प्रमोशन के थ्रू अप टू ड्रग कंट्रोलर तक बन सकते हैं. आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं CSIR में या ICMR में. गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं. गवर्नमेंट जैसे किसी भी कंपनी की टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, वैसे ही गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है. अगर मैं बात करूं अपने CDSCO की, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास लगभग 12 ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, और जो कि अक्रॉस इंडिया फैली हुई है. तो आप वहां पर एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट की भी जॉब कर सकते हैं. और आप रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि एकेडमीज को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICT, इसमें भी आप जा सकते हैं.
अगर आपको स्वयं का कुछ बिजनेस ओपन है ना, आप अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब फैमिली बैकग्राउंड है तो आप अपनी खुद की कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं। छोटी कंपनी ओपन करके फिर उसको पैरेलल आप उसको एक्सटेंड कीजिए। आप फर्दर हायर स्टडी के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं, जिसमें आके आप MS कीजिए, वहां से आप कोई और स्टडी आप कीजिए, है ना, MBA कीजिए। और हायर स्टडी आप विद इन कंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि आप M.Pharm और MS कर सकते हैं नाइपर से। क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा और MSc आ गए हैं अभी। तो ये सभी चीजें क्या है कि अभी फार्मेसी का स्कोप काफी वाइड है। ऑल्दो है ना, इसमें आपको कंपटीशन भी है आपके स्वयं के इंस्टीट्यूट के लड़कों से तो रहेगा ही, उसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूट हैं अक्रॉस द कंट्री, और कुछ केसेस में आपको BSc या MSc के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी compete करना पड़ सकता है। इसलिए आप जितना अच्छे से स्टडी आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नरेंद्र सर। Thank you, sir, for sharing the scopes of pharmacy in India. This will definitely help our students to choose their career. My next question is to you, sir. What are the eligibility criteria for giving drug inspector examinations, like qualification or any industrial experience? Please, sir. Yeah, actually, I have one slide. Just hold on. Yes. So as far as qualification of drug inspectors is concerned, it is means qualification is governed by the under the Act. So Section 21 of Drugs and Cosmetic Act define about the drug inspector. And as far as qualification is concerned, Rule 49 of Drugs and Cosmetic Act, it defines about the qualification, and it has two essential parts. One is qualification and educational qualification, and the other one is experience qualification. So a person who is appointed as a drug inspector under the Act shall be a person who has a degree in pharmacy. Means minimum qualification is degree in pharmacy or pharmaceutical sciences or medicine which specializes in clinical pharmacology or microbiology from a university established in India by the law. So minimum qualification is if you are have did your B Pharmacy, you are graduate in pharmacy, then you can apply for the you are eligible for the drug inspector post. This is the educational qualification. And as far as this experience qualifications are concerned, person must have 18-month experience in manufacturing of at least one of the substance specified in Schedule C. Either he or she has the experience in manufacturing or testing of the substance specified in Schedule C of the Drugs and Cosmetic Act. That means either you have manufacturing experience in any of the pharmaceutical company or up to 18 months, or you have testing experience up to 18 months in any of the pharmaceutical company in their laboratory. Apart from that, some of the states, like in Madhya Pradesh, if you will take the example of Madhya Pradesh, they are also taking the freshers. So a person who has just completed the pharmacy can appear for the drug inspector exam. And for those inspector can inspect the manufacturing premises after the 3 years. Means they can go for the inspection of the retail premises, wholesale premises, but they can go for the for the inspection of manufacturing premises after the completion of 3 years. So this is all about the qualification of the drug inspector. Thank you, sir. Thank you for sharing these details about how to prepare for drug inspector and what are the qualifications. My next question to you is, what are please guide our participants how to prepare for drug inspector examination. Currently, we have 88 participants joined with us. I request all them to ask other participants to join at the earliest. So please guide our participants how to prepare for drug inspector examination. So
Means if you are preparing for the, very first I will say drug inspector is not only the post a pharma aspirant should think about, but it is one of the important posts you can think. But since in India we have approximately 1500 regulatory staff, including state and central. Vacancy not more often coming through Public Service Commission examination or through Union Public Service Commission examination. So as you have asked about the, can you please repeat your question? Sir, I would like to know you from how we prepare for drug inspector examinations. So means अगर कोई नया बच्चा है, अगर यह स्टूडेंट करना चाहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर, तो आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है कि कैसे स्टार्ट करें? Okay, so I think early start of examination preparation will maximize the possibility to crack the exam and help the student to decide their future. But main syllabus starts from the 5th semester, and it doesn't mean that you sleep till 4th semester and courses till 4th semester are foundation, and courses from 5th semester onward decide your future state. So very first you must decide whether you want to go for higher study, M pharmacy, MS pharmacy, or you will start your business or job in pharmaceutical company. So if you have decided to go for any of the government job, including drug inspector or as a hospital pharmacist, so there are number of books available. First you go through your textbook, which are in your syllabus and prescribed by the, in your case it is Rajiv Gandhi University. Refer all the books and means you try to solve all the previous year papers which are available online, and collect all these papers, solve, just see the patterns, which types of questions are being asked, and है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं. उसके अलावा काफी सारी कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसको आप, जैसे निराली प्रकाशन हो गया और कैरियर पब्लिकेशन हो गई, काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं. मैं कुछ ही बुक का मैंने भी नेट पे सर्च किया, आप भी नेट पे सर्च कर सकते हैं जो मैं बुक बता रहा हूँ. बट है ना, इसके अलावा भी काफी सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि या तो GPAT के लिए जो बुक्स अवेलेबल है आप उसको रेफर कर सकते हैं, और GPAT फार्मेसी से रिलेटेड है ना. कुछ बुक्स मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स. इट इज पब्लिश बाय द कैरियर पब्लिकेशन, एंड previous year paper of drug inspector, it is again published by the career publication. And similarly Nirali publication is also publishing previous year drug inspector as well as pharmacist examination paper. So you can refer all these books. Apart from that if you are going for the drug inspector examination, the paper consists of two parts. One is general study and mental ability, and another one is a pharmacy related question. So I think the important part of the and the deciding factor which may lead to either you have cracked the examination or not cracked the examination, as per my understanding, is general study and mental ability, because most of the participants who are appearing for the examination, they all are either pharmacy graduate or postgraduate. So they must scoring subject is not the pharmacy, it is general study and mental ability, but at the same time you must score good number in a pharmacy subject. And in pharmacy you have to go through the medicinal chemistry, pharmacology and toxicology, biopharmaceutics, pharmacognosy, pharmaceutics, and pharmaceutical analysis, forensic pharmacy, and jurisprudence. And as far as general studies are concerned, it's about 100 marks question, and it's mental ability and the general study question. It is mix of both the questions, and current scenario you have to read the papers and all these things. Yes, sir.
Sir, as a student, what are the major problems do you have faced while preparing for this examination, Drug Inspector? As a student, Actually, relating to subject or apart from subject, what are the major issues you faced? yeah, actually, means very first, I would like to force that if you are going for the very first, you clear yourself whether you wish to pursue further study or you wish to pursue for the any of the government or private sector job. So if you are clear in that, then you go ahead. If you are going for the any government job, in that case, you start studying as early as possible. I said from starting from the 5th semester, and because when I appeared for the examination, I filled the application. I was working with Cadla Pharma Ahmedabad, and because from 8 o'clock to night means 8 o'clock, I was in the company. So it was very tough for me to get and recollect all the books and all the materials which I have studied in the past. So what I did from night 10 o'clock to up to means 2 o'clock early in the morning, or you can say late night, I used to study. And similarly, you can go for the multiple choice questions which are available in the different types of books. You just solve it, and so this is all about you read very first, read the text, read the books, solve the multiple choice questions. And since at that time when I was cracked the exam, at that time good books was not available with respect to drug inspector examination. Even compilation of previous year paper was also not available. So only means if someone has shared in social media about their paper, so that I have collected 1 or 2 paper I have got at that time. But now you can get number of papers from different states, from the central as well. And so you can just download it and you prepare yourself. I think early start of preparation of exam would assist you to crack any of the exam, including drug inspector or any of the government job. And you can also go for the this SSC or inspector in intelligence bureau, inspector in narcotics. Thank you, sir, for sharing your real life experience with us. अब बात करें कि करंट स्टूडेंट्स अगर अभी जो है वो कितना समय दे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, एज पर यू व्हाट मिनिमम टाइम शुड बी गिवन बाय स्टूडेंट्स इफ स्टूडेंट इज परस्यूइंग 3rd or 4th year of pharmacy, so how much time he must have to give for this competitive examination? देखिए, अगर आप if you are going for the competitive examination, then I would request you कि very first you appear for the GPAT exam, and starting in the year of, in the 3rd year as itself, so you will get कि how much you have studied till now and how much you have studied. तो ये आपको काफी हेल्प करेगा. इसके अलावा अगर हम की बात करें और नंबर ऑफ आवर्स, तो देखिए आपको इंडिविजुअल वेरी कर सकता है. और जैसे मैं पढ़ता था तो हम लोग ग्रुप में पढ़ते थे, हम लोग 3 फ्रेंड्स थे और हम लोग अपने मतलब साथ में पढ़ते थे. बाद में भी हमने डिसाइड किया हुआ था, वी हैव डिसाइडेड टू गैदर एट वन प्लेस एंड वी हैव डिस्कस्ड 2 to 3 hours on the same topic, what was the previous year question, what was the answer. तो हमें पता चल जाता है कि सेम चीज हमने पढ़ा और सेम चीज है ना, वही टॉपिक, सेम बुक, सेम सब कुछ है ना, 2 या 3 लोग या 4 लोग पढ़ रहे हैं. तो उसमें क्या है कि डिस्कशन में कुछ नई चीजें निकल आती हैं जो हो सकता है मैंने नोटिस ना किया हो, किसी और ने नोटिस किया हो. तो आप क्या है कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे. अच्छा, पैरेलली अगर आपने ये चीज मिस कर दी है तो आपको ये भी पता रहेगा कि यार ये चीजें मुझे है ना और पढ़नी चाहिए थी, या ये चीज मैंने छोड़ दिया ये सोच के कि ये चीज नहीं आएगी, है ना. तो ये चीज आपको विशेष आपको ध्यान रखना है.
Thank you, sir. My next question is, as you have received many scholarships and grants during your study, for M.Pharm also, so please share about some schemes for getting scholarship and grants for our students, so that the student may go for it. Please, sir. Actually, as far as scholarships are concerned, generally scholarships are given by the government or any of the trust for the higher education. तो जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वो थी सर रतन टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप, जो अभी भी एग्जिट करती है। और आप उसके लिए जैसे आपने अपना बी फॉर्म क्लियर कर लिया है, तो आप जैसे एम फॉर्म फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो बी फॉर्म के जो आपके परसेंटेज है उसके बेस पे आपके एम फॉर्म फर्स्ट ईयर की जो फीस है, फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो आपको रिफंड, या तो पूरी फीस रिफंड की जाएगी या उसको कोई पार्ट रिफंड किया जाएगा, क्योंकि देयर इज ए कैपिंग ऑफ फीस टू बी रिफंडेड बाय द रतन टाटा ट्रस्ट। और सिमिलरली आप फर्स्ट ईयर अगर आपने एम फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो आप उसके लिए सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कीजिए। उसके अलावा है ना, ये जी पैड का एग्जाम है, अगर आपने उसको क्रैक किया हुआ है तो उसकी काफी अच्छी स्कॉलरशिप है जो कि आपको पर मंथ मिलती है हायर एजुकेशन के लिए, एम फॉर्म के लिए। और बस उसकी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE अप्रूव होना चाहिए। उसके अलावा आप नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी अपेयर हो सकते हैं, और जिससे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकती है। लेकिन ये आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी के मैं बता रहा हूँ, जिसमें आप JRF और SRF की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम साइंटिफिक ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। और उसमें आप अपनी जो पोस्ट डॉक्टरेट है, PhD है, वो आप परस्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन भी है, वो भी आप क्रैक करके आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप फॉरेन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, है ना, MS करके या MBA करके, तो उस केस में आप TOEFL और IELTS भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो मैं स्कॉलरशिप बताया हूँ, है ना, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जो पर्सन्स और स्टूडेंट बिलोंग टू माइनॉरिटी, गवर्नमेंट इज एडवर्टाइजिंग ऑल दिस थिंग कि, है ना, कि उनको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, या उनको डायरेक्ट अभी ऐसे प्रोग्राम है कि उनको शायद मतलब पर्टिकुलर फॉर्म भी, है ना, फिल करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक वो रिफंड हो जाती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने अभी बताए हैं कुछ स्कॉलरशिप, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है हायर एजुकेशन में, मींस एम फॉर्म एंड एबव, मतलब एम फॉर्म कीजिए आप या फिर PhD कीजिए, उस केस में आपको ये सभी स्कॉलरशिप आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि आपको एक स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो आप दूसरी स्कॉलरशिप एक साथ आप दो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है, अगर आपने, जैसे मैं रतन टाटा का एग्जाम्पल, तो इसमें अगर आपको रतन टाटा की स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप AICTE ये जो गेट की स्कॉलरशिप है, जो कि कन्वर्ट हो गया जी पैड में, उसकी स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं, उसमें आप मेंशन कर दीजिए। नरेंद्र सर। Thank you, sir. Thank you for sharing various schemes and grants for students. One of our participants, Mr. Abhijit Saxena, has a question for you. He would like to know the current role of CDSCO in terms of current situation, that is Corona pandemic. If you have participated for this kindly share your experience. Yeah, actually, before means going for the what means our CDSCO has did, I would like to brief about the CDSCO. What is CDSCO to your students and to all the participants who are seeing this. So just hold on. So CDSCO, this is a National Drug Regulatory Authority of India, and it stands for Central Drug Standard Control Organization. In Hindi, we call it Aushadhi Manak Niyantran Sangathan. It exercises regulatory control over quality of drugs, cosmetics, and notified medical devices in the country. The CDSCO is a National Drug Regulatory Authority discharging the function assigned to the central government under the Act. And
And as far as functions of CDSCOs are concerned, it is our functions is approval of new drugs and clinical trials, import registration and licensing. If I am telling approval of new drugs means investigational new drug and drug molecule which are approved in other countries but not approved in the our country in India. So for that there are certain provisions. You have to go through the clinical trials, or if this is any national emergency, urgency, or any pandemic like situation, there is a clause for the waiver. So I will come again on this topic. And licensing of blood bank is a central CDSCO functions. Grant of license, or you can say approval of license for large volume parenterals, LVP, grant of license for vaccines, rDNA products, and some notified medical devices. And apart from that, function amendment to the Drugs and Cosmetics Act 1940 and rule thereunder. From time to time, once feedback is received from the stakeholder, manufacturer, and any of the stakeholder, then government is amending the act and as per need of the hour, and banning of the Drugs and Cosmetic Act per rule 26A. Government is also banning the drugs and cosmetics from time to time in case any serious effect of the drugs observed, and it is through signal detection, through pharmacovigilance reported and concluded that this particular serious event is because of particular drug. So government is also banning the drugs, grant of test license, personal license, and testing of drugs. So this is all about the function of CDSCO. And as far as functions of state licensing authorities are concerned, their functions are issue of licenses for self-establishment, generally which we call it retail outlet or wholesale outlet, manufacturing premises. Any pharma company, if anyone has opened or wish to open the pharma manufacturing unit, then they have to get the license from the state licensing authority. But inspection shall be done jointly, means inspection shall be done on with one inspector from state and one inspector from the central, and based on recommendation of the central, state will grant the license. Issue of licensing to private drug testing laboratory, monitoring of quality standard of drugs, and drug inspector are going to, in this case, drug inspector are going to their concerned assigned area, and they are drawing the legal samples or survey sample as the case may be, and they are sending to government drug testing laboratory, and after so monitoring of quality standard of drug is a part of function of SLA and their government laboratory. Record of some standard or not of standard quality drugs, pre and post licensing inspection. Suppose if SLA has granted the license, then they are at any time before inspection, before granting the inspection license, and after the grant of license, they can inspect your premises. Approval of blood storage center and testing of drugs is all about the functions of the SLA. And as you have asked about the current pandemic situation, so CDSCO has means what we are doing in headquarters in Delhi. Any application with respect to COVID-19 drugs come, we have a pool of experts. They are generally doctors, and so suppose any drugs come under the any manufacturer claim that this particular drug is for the treatment of COVID-19, then we are taking all the dossiers, including their clinical, all pre-clinical, all the data. We are sending across all the experts to the panels, and through meeting we are deciding whether the claim made by the manufacturers is
fit for the further approval or further clinical trial as the case may be. So and if in case everything is goes fine, then we are giving the further approval for NOC. We are giving the NOC and state shall give the license. So recently CDSCO has given the no objection certificate for Favipiravir and Remdesivir drugs manufactured by Cipla and this Glenmark respectively. So this is all about, and Bharat Biotech and Zydus Cadila, you must have heard in the news that they are also in the phase of developing COVID-19 vaccine. So we are wishing this for the best. So I have one request. So many of our students are from students, so they are expecting to convey the content in the Hindi so that they will capture the grace that content. So my one of the students is asking how clinical trials are performed and what is the difference between clinical trial and pharmacovigilance. हाँ देखिए, एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल जो है ये कोई भी ड्रग अगर ना मार्केट में आती है तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर्स है, जनरली उसको डेविएट नहीं किया जाता है। और उसमें क्या है कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल है इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि क्या चीजें करनी है। पहली चीज तो ये कि क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमन बीइंग पे होता है ना, चाहे वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स हो, हेल्दी मानव जाति हो या फिर पेशेंट हो जिसको कि हम मरीज बोलते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल मनुष्य पे होता है। इसके पहले जो प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के पहले जो हमारे, मैंने आपको अभी कमेटी की बताई, जो हमारे दिल्ली ऑफिस में कमेटी है, पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं ना, फिजिशियंस हैं, उनका एक्सपर्ट बनाया हुआ है। तो उनको प्रोटोकॉल भेजा जाता है, पूरा डाटा भेजा जाता है, प्री क्लिनिकल जो एनिमल स्टडी होती है उसका डाटा भेजा जाता है। उससे है ना हमें पता है कि ये निकाला जाता है कि है ना इसको परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, या फर्दर कोई दोबारा किसी मंकी पे या किसी है ना किसी और ऑर्गेनिज्म पे इसको स्टडी की जरूरत है। अगर क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन दी जाती है उस केस में क्या है कि कंपनी को एक प्रोटोकॉल सबमिट करना होता है जिसमें कि ट्रायल कितने पेशेंट पे करना है। अगर वो देखिए ट्रायल के 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, 2, 3, 4। फेज 1 जो है वो जनरली कैंसर और HIV एड्स के केस को हम छोड़ दें, उस केस में वो किया जाता है। कैंसर में जो कि ड्रग इटसेल्फ टॉक्सिक होती है, इसलिए वो केवल फेज 1 है वो पेशेंट पे ही करते हैं, जो ना जिनको एक पर्टिकुलर जो इंडिकेशन है उन्हीं पे करते हैं। बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं, अभी आप एग्जांपल आप ले लीजिए किसी भी ड्रग का है ना, तो उसका जो ट्रायल है वो फेज 1 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर में करते हैं। इसके लिए क्या है, ICU सेटिंग की जरूरत होती है, जनरली वो हॉस्पिटल्स होता है और उसमें वो उसकी सारी डिजाइन है फेज 1 करने की, क्योंकि इसमें आप न्यू ड्रग के साथ है, उसके बारे में आपको केवल है ना आपके पास एनिमल्स का डाटा अवेलेबल है, ह्यूमन वो ड्रग कैसे बिहेव करेगी आपको जानकारी नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं कि जो डोजेज जो है एक्स्ट्रापोलेट हुआ है एनिमल से ह्यूमन में, वो डोज हम सेलेक्ट करते हैं। मिनिमम जो डोज होता है वो सेलेक्ट करते हैं और जनरली काफी सारी डिजाइन है फेज 1 करने की। उसमें से मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 3+3 डिजाइन। इसमें क्या होता है, 3 हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर को ड्रग दी जाती है, उसमें है ना उनको सब कुछ उनका फिक्स रहता है। उनको एडमिट करने से पहले उनकी पूरी जांचें होती हैं, उनका इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म होता है, मतलब इनसे कि उनको सभी चीजें इस दवाई में क्या क्या रिस्क है वो उनको बताया जाता है, ये दवाई किस चीज के लिए है वो भी बताया जाता है, इससे क्या उनको हार्म हो सकती है वो भी चीज बताई जाती है। और ये उस लैंग्वेज उस भाषा में होती है जिसमें वो ना समझ सके, तो उसकी पूरी प्रोसीजर होती है वो उनको एक्सप्लेन की जाती है। और उसमें अगर वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उसको उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। अगर वो अनपढ़ है तो उस केस में LAR मतलब लीगल एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, लीगल एक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेटिव, उस LAR के सिग्नेचर लिए जाते हैं और
है ना, उसके बाद फिर उसको जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3+3 डिजाइन, तो पहले 3 हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर को दी जाएगी, उसमें अगर सब उसका प्लाज्मा ब्लड विड्रॉ किया जाएगा, प्लाज्मा सेपरेट करके एनालिसिस की जाएगी और उनको मॉनिटर किया जाएगा, कोई उनको ऐसा रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, सभी चीजें। प्लाज्मा के साथ में उनका यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है, कुछ केसेस में फीकल का भी लिया जाता है, और उसका ड्रग का एडीएमई देखा जाता है कि ड्रग का जो पैटर्न है बॉडी से निकलने का वो क्या पैटर्न है, और कितनी देर में, मतलब जो सी मैक्स जो आप लोग पढ़ते हैं, कितने देर में वो कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, और उसके बाद फिर जो वो डिक्लाइन फेज में आ जाता है। तो इसके बाद फिर अगर सब कुछ ओके है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट डोज में आप स्केलेट करेंगे, अगेन आप 3 सब्जेक्ट लेंगे, है ना, ये आप कंटिन्यू करते हैं, और जब आपको लगेगा कि है ना ये मैक्सिमम डोज है और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कोई भी किसी प्रकार की रिएक्शन अगर हो रही है तो उस केस में हम उसको वहीं स्टॉप कर देंगे, और है ना उसके बाद फिर हम उसका जो अपनी जो डाटा है वो हम कंपाइल करके जो रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको सबमिट किया जाता है, जहाँ पर कि अगेन मैंने अपना पूल ऑफ एक्सपर्ट होते हैं वो रिव्यू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वेदर टू गो फॉर द नेक्स्ट फेज, दैट इज फेज 2। और फेज 2 जो होता है वो पेशेंट पे ही होता है, हॉस्पिटल सेटिंग में होता है, और है ना जैसे अगर हम कैंसर की अगर ले लें तो कैंसर भी कई प्रकार का होता है। अगर आप है ना कोई भी लंग कैंसर ले लीजिए, उस केस में अगर कोई दवाई है फेज 2 में है, वो जितने भी अपने ऑन्कोलॉजी के सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, है ना, तो वहां पर उसके ट्रायल होते हैं, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को देखते हैं, है ना, तो वो उन डॉक्टर्स को इनरोल किया जाता है स्टडी में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्या चीजें करनी है, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स दे आर ऑलरेडी ट्रेंड ऑन द रूटीन प्रैक्टिस, जो उनकी प्रैक्टिस है उसमें ट्रेंड होते हैं, मेडिकली वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन एक क्लिनिकल ट्रायल जिसमें कि ह्यूमन वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है जिसके बारे में हमें कोई बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की जानकारी है हमें, तो उस केस में आप उनको ट्रेन करेंगे अपने प्रोटोकॉल स्पेसिफिक कि कैसे अगर किसी पेशेंट को या सीरियस एडवर्स इवेंट होता है, कैसे आपको रिपोर्ट करना है, और कैसे आपको इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म देना है, कैसे आपको जानकारी देनी है, और तो ये सभी चीजें आप उनको फर्निश करेंगे। और इस केस में क्या है कि हम लोग क्लिनिकल रिस्पांस रेट इसमें एक क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने फेज 1 की मैं बात किया, फेज 1 में सेफ्टी कंसर्न होता है, मतलब इंडिविजुअल की जो सेफ्टी होती है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है, और अगर है ना इफिकेसी जो है उसमें पैरामीटर नहीं रहता है फेज 1 में, क्योंकि वो हम हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर को देते हैं, इसलिए एफिकेसी की बात नहीं रहती है। लेकिन फेज 2 में क्या है कि सेफ्टी भी, फेज 2 में भी सेफ्टी प्राइम कंसर्न रहता है, लेकिन जो सेकेंडरी आउटपुट है, कोई भी हम अगर रिसर्च करते हैं उसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इस केस में जो सेफ्टी है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा और एफिकेसी जो है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, कि आप क्या किस पर्पज के लिए अपनी जो ड्रग्स है वो दे रहे हैं, उसका क्या डिजायर्ड इफेक्ट हो सकता है, और जो डिजायर्ड इफेक्ट है क्या वो एक्चुअल में दिख रहा है, उसके लिए हम है ना एक्सरे है, जैसे मैंने अभी कैंसर की बात की, एक्सरे, सीटी स्कैन, है ना, ये सभी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में डिफाइन होता है, कब हमें करना है, किस किस टाइम पॉइंट पे करना है, वो सभी चीजें की जाती हैं, जिससे कि हमारे पास डिटेल है ना डाटा जनरेट होता रहता है, और वो डाटा है रिव्यू किया जाता है पैरेलल रेगुलेटरी के द्वारा, और जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट होता है, देन फेज 3 में अपोजिट हो जाता है हमारा आउटकम, प्राइमरी आउटकम हमारा एफिकेसी हो जाता है, सेकेंडरी आउटकम हमारा सेफ्टी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास फेज 1 और 2 में हमारे पास काफी सारा डाटा आ चुका है, इसलिए हम फेज 3 में जाते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन होता है फेज 1 में है ना मैक्सिमम 10 तक रहता है, 10-20 तक रहता है, और फेज 2 में लगभग आप समझ लीजिए अगर कोई ऑन्कोलॉजी स्टडी है उस केस में 40 तक रहता है, 40 या 50 तक रहता है, फेज 3 में 100 से लेकर 200 तक हो सकता है, और इसमें आपके जो स्टडी करते हैं इसमें स्टैंडर्ड थेरेपी जो है वो दी जाती है पेशेंट को, या फिर अगर स्टैंडर्ड थेरेपी नहीं दी जाती है तो उस केस में उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये जो है ना बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो आपको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम लोग प्रपोज कर रहे हैं वो उसी
रेंज का है, और किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखा जाता है कि दवाई अपना असर नहीं दिखा रही है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट पे उसको जाता है, और है ना, उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस करके रेगुलेटरी सबमिशन किया जाता है। ये अब ये फेज 3 तक हो गया। जहां तक बात है फेज 4 की, जनरली इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी बोलते हैं। अगर फेज 3 तक का डाटा सभी चीजें है ना एप्रोप्रिएट है, सेफ है, ड्रग सेफ एंड इफिकेशियस, उस केस में उसको फेज मतलब मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है ड्रग को, लेकिन विद द कंडीशन कि कंपनियां जो है, जो पर्टिकुलर कंपनी जिसने लॉन्च की है, वो उसका डाटा जो है, जिन जिन पेशेंट को जो रिसीव करेंगे, वो मार्केट से उन पेशेंट्स का कंसेंट लेकर के है ना, और फिजिशियन के थ्रू उसका डाटा वो कलेक्ट करते रहेंगे, सेफ्टी से रिलेटेड डाटा। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है फेज 3 तक कि हमने 200 या 400 या 500 पेशेंट तक को ही दिया है हमने अपनी दवाई। होता क्या है, इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक पर्सन से दो पर मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में वेरी करता है। इवन आप देखेंगे कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि ठंडे प्रदेशों में आप जाएंगे, या ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में, वहां पर दवाई का जो असर होता है वो अलग होता है, और हमारे यहाँ पर जो दवाई का असर होता है वो अलग होता है। उसका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, उसका है ना रिस्क अलग होता है। तो इसी कारण से पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसमें कि दवाई का जो इफेक्ट होता है उसके साथ में क्या अनडिजायरेबल इफेक्ट है और क्या साइड इफेक्ट है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिनॉक्सिडिल, ये मिनटॉप करके एक ब्रांड आता है एक कंपनी का, डॉक्टर रेड्डी का। तो ये क्या है, ये जो ड्रग है ये ब्लड प्रेशर लोअर करने के लिए शुरू में डिस्कवर की गई थी, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट थे वो थे कि अगर किसी के स्किन पे अगर ऐसे लगाया जाता था तो उसके कारण क्या था कि वहां पर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती थी। कंपनी ने क्या किया, ये था, इसको बोलेंगे साइड इफेक्ट, है ना। तो ये जो इसका साइड इफेक्ट था, कंपनी ने क्या किया, इसका सोल्यूशन बना करके इसके साइड इफेक्ट को मेन इफेक्ट में कन्वर्ट करके इसको है ना इस फील्ड में उन्होंने मार्केटिंग किया। और अभी वो मतलब अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपको हेयर प्रॉब्लम है, तो जनरली वो वही ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो ये क्या फार्म, ये अगर पॉसिबल है तो ये फार्माकोविजिलेंस के कारण ही पॉसिबल है। तो नरेंद्र सर। Thank you, sir. One of our participant, Mr. Sandeep Reddy, has a question. Are there any software used during the clinical trial process? How do we do inspection related to software products used in pharmaceuticals that they adhere to the compliance? Likewise, in USA, even softwares are also checked for compliance during FDA audit. Do we do the same in India? देखिए, अभी जो हमारे यहाँ पर जनरली हम जो जाते हैं, अगर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल, आपने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में क्वेश्चन किया, तो जनरली हम लोग जो रिकमेंड करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वेदर द सॉफ्टवेयर कंप्लाई 21 CFR पार्ट 11 और नॉट, है ना। और उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि जो उसका कोई किसी ने अगर एडिट किया, ऑडिट जिसे हम बोलते हैं, अगर किसी ने एडिट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना जो कंपनियां होती हैं, फार्मा कंपनियां होती हैं, उनको उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहता है। पैरेलली जो गवर्नमेंट होता है ना, तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहता है कि मतलब इंडिविजुअल की सेफ्टी, है ना, सेफ्टी एंड है ना, वो प्राइम कंसर्न होता है गवर्नमेंट का। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी एंट्री अगर की जाती है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में साइट के लेवल पे, वो सीआरओ या फिर फार्मा कंपनी अगर उसको डिलीट ना कर पाए, अगर एक बार एंट्री हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर में या कोई डाटा अपलोड हो जाने के बाद अगर कोई उसको डिलीट करता है या एडिट करता है, उस केस में उसका ऑडिट ट्रायल वो ऑडिट में हरदम अवेलेबल रहता है। और कोई भी जो अगर इंस्पेक्टर जाता है इंस्पेक्शन के लिए, वो ऑडिट ट्रायल बिल्कुल देखता है और वो उसको रिव्यू करता है कि क्या पहले उन्होंने अपलोड किया था, क्या बाद में उन्होंने अपलोड किया, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या जस्टिफिकेशन था। दैट मीन्स पूरी प्रोसीजर उसके लिए अवेलेबल है। और है ना, तो ये सभी चीजें क्या है कि वेल इस्टेब्लिश्ड हैं। और ऑल्सो हमारे यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग भी 21 CFR पार्ट 11 ही प्रिफर करते हैं। और जो कंपनियां जो ट्रायल करती हैं, हम भी अप्रूवल उन्हीं सॉफ्टवेयर को देते हैं जो 21 CFR पार्ट 11 कंप्लाइड हो। और पैरेलल हम लोग भी देखते हैं कि उसका ऑडिट ट्रायल जैसे कोई एंट्री करके उसको डिलीट करके देखते हैं
कि ये कौन कौन से राइट्स किसको दिए गए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है तो उसका जो एडमिन राइट है वो किसके पास है, और है ना, और ये एडिट करने का, अपलोड करने का राइट किसके पास है, किसने किस कंडीशन पे क्या चीजें चेंज की हैं, तो ये सभी चीजें देखी जाती हैं, है ना सर। Thank you, sir. One of participants have a query about what is the work profile of a drug inspector. कितने करी है आपके ऑर्गेनाइजेशन से हुई है, तो आप देखिए जो वर्क प्रोफाइल है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो मैं अगर मतलब और इसमें एक जनरल मेन क्वेश्चन इज दैट कि what are the challenging situations which you have faced during your workout? जी एक्चुअली देखिए, एक जो ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर मतलब होल में, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसकी जो प्रोफाइल है वो ये है कि जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं वो है ना, उसका हम लोग सैम्पलिंग करते हैं। जो हमारे एक्ट में प्रोसीजर डिफाइन है कि इसको 4 पोर्शन मिलेंगे या 3 पोर्शन मिलेंगे, अगर मैन्युफैक्चरर के पास है तो 3 पोर्शन मिलेंगे, अगर हम लोग रिटेलर से ले रहे हैं तो उसको 4 पोर्शन मिलेंगे, 1 पोर्शन रिटेलर को देंगे, है ना। पूरी प्रोसीजर डिफाइन है, उसका एक पोर्शन हम लोग टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इन द मार्केट, ये एक हमारा एक मतलब एक काम है। उसके अलावा हमारा काम है ना, जब हमें हमारे सीनियर के द्वारा आदेश दिया जाता है तो इंस्पेक्शन करना, ग्रांट ऑफ लाइसेंस का, और जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो लाइसेंस उसका स्कोप के अकॉर्डिंग हम उसका ना इंस्पेक्शन करते हैं। इसके अलावा WHO COPP ग्रांट करते हैं हम लोग इसको सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये WHO के बिहाफ में CDSCO के रिकमेंडेशन से स्टेट वाले ग्रांट करते हैं ये सर्टिफिकेट, और तो इसके लिए इसका स्कोप थोड़ा सा अलग होता है। ये इंस्पेक्शन हम करना हमारा काम है। इसके अलावा है ना, हमारे पास हमारे CDSCO में एक इंटेलिजेंस सेल है, तो हम लोग ये इंटेलिजेंस गैदर करके, और जब हमारे सीनियर है ना अधिकारियों के द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है तो हम लोग जा करके रेड करते हैं वहाँ पर, है ना, पहले जाके रेकी करते हैं। आपको क्या, एक ड्रग इंस्पेक्टर को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जैसे पुलिस वालों को एक गन दी जाती है और ये सब चीजें सेफ्टी का रहता है, ऐसा कुछ हमारे साथ रहता नहीं है ना। तो चूंकि आप एक टेक्निकल ना ऑफिसर हैं, तो आपको अपने विवेक का काम करते हुए बी पोलाइट, अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आप उसको है ना दूसरे तरीके से उसको समझाइए, और उसके बाद उसका काम कीजिए, अपना अपना जो आपका काम है आपको उसको काम कंप्लीट करना है ना। तो ये सभी चीजें काफी चैलेंजिंग हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग पैरेलल जो लोकल पुलिस है उसकी हेल्प हम लोग लेते हैं। और एक जैसे मतलब बीइंग एज ए ड्रग इंस्पेक्टर, आपको अगर आप फील्ड में हैं तो आपको काफी सारी चैलेंजिंग, जो अच्छे लोग भी मिलेंगे, खराब लोग भी मिलेंगे, जो कि क्रिमिनल माइंडसेट के होते हैं, है ना। तो आपको सभी से है ना मतलब अपना काम करते हुए, आपको स्वयं को सेव करते हुए और अपना जो रेगुलेटरी जो टास्क है वो आपको डिस्चार्ज करना है। तो आपने जैसे एक्सपीरियंस के बारे में बात की, मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरी पोस्टिंग इंदौर में थी, तो ये शुरू के मतलब मेरी पोस्टिंग के शुरू के 1 या 2 महीने की बात है। उस समय मैं पीथमपुर जाया करता था, क्योंकि हमारा ऑफिस पीथमपुर में था, ICD में, इनलैंड कंटेनर डिपो। वहाँ से मैं NOC इशू करता था एक्सपोर्ट के लिए। तो शाम को लगभग 5:30 मतलब 6 बजे के करीब, 6 बजने वाले थे, मैं अपना बैग उठा करके जा रहा था, और एक पर्टिकुलर जो आदमी था वो मेरे पास NOC के लिए आया, विथ कुछ सैंपल लेकर के आया था वो। तो मैंने देखा तो उसमें सैंपल का जो लेबल था उसमें मेरे को कुछ गलतियां, मतलब माइनर गलतियां थी, लेकिन गलतियां थी। तो जो उसमें मैन्युफैक्चरर का पता था वो उसमें मतलब अच्छे से है ना जो क्लियरली मेंशन होना चाहिए वो नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि आपकी इसमें ये समस्या है, आप इसको जो है तो चेंज कीजिए या इसके लिए डिक्लेरेशन दीजिए, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, थोड़ा सा इसका डिटेल मुझे दीजिए। वो बोला ठीक है। वो जाते समय वो अपना जो सैंपल था, जो बिल ऑफ एंट्री थी, जिसकी एंट्री हो चुकी थी कस्टम के सॉफ्टवेयर में, वो सभी वो उठा के ले जाने लगा। मैंने उन्हें रोका कि भैया आप इसको रहने दीजिए मेरे डेस्क पे, आप कल मॉर्निंग में आइएगा और इसको लेके जाइएगा। बाद में हुआ क्या, वो पर्सन लगभग 5-6 दिन तक आया नहीं, और उसके बाद उसका अचानक फोन आया कि उसका जो उसने जो है जितना भी लगभग 50,000
बॉटल्स थी सिरप की, और वो पेडियाट्रिक एंटीबायोटिक था, वो कहीं एक्सपोर्ट कर रहा था, तो वो सभी उसने रीलेबल कर दिया है। मुझे लगा कि है ना, मतलब रीलेबलिंग के लिए भी एक अलग प्रोसीजर है, आपको अगर करना है, आपने बिल ऑफ एंट्री कर दी है, माल आ गया है ना, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, आपको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उससे बोला कि आपका सैंपल दिखाइए, तो वो उन्होंने क्या किया कि बोले सर हम सैंपल आपके लिए अलग से 2-3 ला के दिखा देंगे। तो मुझे थोड़ा शंका है उसकी जो बात करने का जो बिहेवियर था, जो है ना उसका जो जेस्चर था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर थे उस समय, उनको मैंने एक लेटर लिखा और मैंने उसका इंसिस्ट किया कि वो अपना जो उसका गुड्स है वो फैक्ट्री से जहाँ भी उसने मैन्युफैक्चर्ड किया है वो लेकर के आए इसके अंदर। जैसे ही वो लेके आया तो उसको हमने सीज किया और उससे फिर पूछताछ की, तो पता चला कि उसने जहां पर प्रपोज किया था मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, एक्चुअल मैन्युफैक्चरर जो XYZ फार्मा है, मैं क्या नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो अंडर अभी सब जुडिस है मैटर। तो उस कंपनी का केवल लेबल में ही नाम था, उस कंपनी में बना ही नहीं था वो। तो इस टाइप की भी सिचुएशन आती है, और तो ये एक रूटीन आपका है। इसके अलावा जैसे मैं बीच में ग्वालियर गया था, तो वहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि किसी घर में दवाइयाँ सिरप बना करके वो सेल आउट कर रहे हैं। तो जिस जो एड्रेस उसमें मेंशन था, मैंने वहाँ पर लोकल से, ऑटो वाले से, टैक्सी वालों से, सभी से पूछा। मैंने जिस होटल में रुका था मैंने उससे ही पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, ये इस नाम का तो ये कोई जगह नहीं है यहाँ पूरे ग्वालियर में। फिर उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर सेक्टर था, तो वो सेक्टर पूरे ग्वालियर में 2 ही जगह था। मैं वहां पर गया, मैंने वहां से पूछा, तो लोगों ने बताया कि हाँ ये घर है, या उन्होंने थोड़ा सा ये ब्रीफली जानकारी दी कि है ना, यहाँ पर ये 2-3 घर हैं जहाँ पर की दवाई बनती है, क्योंकि ग्वालियर में जनरली मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो फिर मैंने देखा, मैंने और लोगों से पूछा, तो जो सब्जी वाले थे जो वहाँ आसपास खड़े थे, जो है ना, जो शॉप वाले थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो ट्रक लगता है ना, इसमें कि रात को शाम को इसमें ट्रक लगता है जिसमें कुछ कार्टून लोड होते हैं, अपलोड होते हैं। तो फिर मैं उस हिसाब से इंफॉर्मेशन गैदर किया और मैंने उसकी वॉल्स देखी, तो लगभग 10 फीट की उसकी वॉल थी जो घर था। फिर मैं कोशिश भी किया कि मैं अंदर जाऊं एज ए स्टूडेंट बन के कि अपना रिज्यूमे दे आया हूँ, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड था वो उसने मेरे को अलाउ नहीं किया। उसने केवल मेरा जो मैंने रिज्यूमे लिया था, एक ऐसे ही मैंने कागज ले लिया था, तो उसने उसको एक्सेप्ट किया और बोला आप, आपको फोन आ जाएगा, आप जाइए। तो मैंने जब वो थोड़ा सा उसका जो गेट था उसको मैंने देखा, जब उसने ओपन किया था थोड़ा सा, कि वो बेसमेंट में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी या जो एक्टिविटी वो करता था इलीगल, वो बेसमेंट में थी। तो फिर मैंने अपने अधिकारियों को वैसा ही अलर्ट भेजा और वो फिर बाद में लोकल पुलिस के असिस्टेंस से हमने वहाँ पर रेड किया। तो इस टाइप के चैलेंजेस भी आते हैं आपको, कि आपको है ना अकेले जाके आप अपने फ्रेंड के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये सब है नरेंद्र। Thank you, sir, for sharing your valuable experience and knowledge and real life experiences with us. I hope all participants definitely benefited by this webinar, your knowledge. It's my pleasure to have this webinar with you, sir. Now I am handing over the charge to Arpita ma'am. Please, ma'am. Thank you so much, sir. It was wonderful session. Although I'm not from the pharmaceutical background, then too I understood all the points that you have said, and it was very crystal clear. And one more thing, that if you can see the chat box, it is full of compliments for you, sir. And we also have many questions for you. If you wish, we will definitely mail you the same, and if you would like to answer them. Yeah, definitely. If means possible, then please share my email ID with all your students so that I can either you means compile. Yeah, I will compile and I will send it to you. We also Yeah, have we not only have the students, we have the research scholar, the professors of different university. We have all mixed kind of crowd. So right now we have 81 participants with us, and those who were listening you to throughout the session, and giving the compliments to your simplicity. And it is very important to be, it is very difficult to be simple. So you are very simple and very down to earth, you know and the entire presentation was very enlightening and very inspiring story that you said from a very
small town to a drug inspector. It was a wonderful journey, sir. So I hope you have also enjoyed the session. And now I would like to request our group director, sir, Dr. Puneet Kumar Dwivedi, to propose word of thanks to our speaker. Thank you, ma'am. Namaste, sir. Namaskar, sir. It was really wonderful moment, and to listen to you and with all these participants, I must congratulate Dr. Narendra Vyas ji for organizing such a wonderful webinar for pharma aspirants, pharma students, researchers, and we got your guidance. Modern Group Publication is very much enlightened, and we are very much happy on behalf of Modern Group of Institutions, on behalf of our Chairman Shri Anil Kharia ji, Vice Chairman Shri Shantanu Kharia ji. I thank you so much, sir, for being here and giving wonderful talk in this modern talk. And this was really amazing experience with you. And in future, we would love to listen your views on changing dynamics in pharma sector. So really, it is wonderful seminar, wonderful webinar. Thank you so much. Thanks for coming. Once again, on behalf of entire Modern family, our Honorable Chairman Sir Shri Anil Kharia ji, Vice Chairman Sir Shri Shantanu Kharia ji, President Shri Arun Kharia ji, on behalf of entire Modern family, I would like to thank you. Thank you so much, sir. Thanks a lot. I request all the participants to stay till the host end the session. Number one. Number two, you will receive an e-certificate within 1 or 2 hours after the webinar is over. You will definitely get the e-certificate. I request all the participants to check the inbox, spam as well as promotion folder for the same, and you will definitely get this e-certificate. We also have one more session lined up with the Professor Hiten Muchala sir from SP Jain College, Mumbai. And he's going to give the session on the competitive advantage strategies. So please stay tuned to #Modern Talks, and we will come with different innovative webinars for you. Thank you so much once again. Thank you, Pushparaj, once again for being here. Madam, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you all the participants. Thank you, Pushparaj. Thank you. Sir, namaskar. I'm Dr. Doshi, and it was very exciting. Nice to see you, sir. I'm Dr. Doshi. Yes, sir. Yes, sir. मुलाकात करते हैं सर अगली नेक्स्ट टाइम. जरूर. Thank you. Okay. Okay, sir. Thank you.